तो आपका मेंस के लिए पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। युद्ध में प्रोग्रेस हुई है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जिसके थ्रू पाकिस्तान को अच्छे से समझाया गया। तो अभी भी पूछ लेगा यूपीएससी, सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन कैसे होगा? टेररिज्म कॉर्पोरेशन हो गया एक तरीके से। द हिंदू उठा के पढ़ लो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस उठा के पढ़ लो, भर भर के लिखा होता है उसमें। पाकिस्तान के थ्रू वो क्या करता है? स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को वो बढ़ावा देता है। कि अभी तक जो बिम्स्टेक कंट्रीज हैं, इनमें एफटीए साइन नहीं हुआ है। हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विशाल आईएएस। तो आज हम अपनी क्लास दूसरे में डिस्कस करने वाले बिम्स्टेक को, जो हमारी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन सीरीज चल रही है, जिसमें हम सार्क को डिस्कस कर चुके हैं। तो दूसरा है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के हम पूरे कोर प्रिंसिपल को, उसके इंडिया के साथ क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, उसके कोर ऑब्जेक्टिव को और उसका बेसिक स्ट्रक्चर को पूरे को हम डिकोड करेंगे, जिससे हमारा प्री के साथ में हमारा मेंस का भी पूरा आंसर हो सके। और इसको जो भी कुछ मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपको इसको एक A4 साइज पेज पर आप लिख लोगे ना, तो आपका मेंस के लिए पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखो, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये इस्टेब्लिश हुआ है जून 1997 में। चलो जून छोड़ो, 1997 क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 1997 में ये बना था। तो किसके थ्रू बना था? ध्यान रखना, ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बना था। वो काठमांडू डिक्लेरेशन भी दे देगा यार, वो ढाका डिक्लेरेशन भी दे देगा, दिल्ली डिक्लेरेशन भी दे देगा। कहेगा दिल्ली नहीं, लेकिन ढाका या काठमांडू दे देगा। तो ध्यान रखना, ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बना था 1997 में। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या होगी? देखो, अभी वर्तमान में तो इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है, बिम्स्टेक। लेकिन क्या है, शुरुआत में इसका पूरा नाम बिम्स्टेक नहीं था। शुरुआत में इसका नाम था BSIT, मतलब कि बिस्ट बोल लो, बिस्ट इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। अब BIST का मतलब क्या था? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, स्टार्टिंग में इसका नाम था BIST इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, यानी कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ध्यान रखना, शुरुआत में 4 देश सम्मिलित थे इसमें, BIST, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। उसके बाद क्या होता है? देखो 97 में यही बना, तो कुछ महीने बाद म्यांमार ने क्या बोला? भाई साहब, हम भी तो हैं, आप थाईलैंड को बुला ले रहे हो, थाईलैंड से पहले तो हम पढ़ते हैं भारत आपके पास। तो म्यांमार, कुछ महीने बाद म्यांमार भी शामिल हो गया 1997 में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? 2004 में बहुत ही उठापटक होती है। भारत में भी आप जानते हो चुनाव हुए लोकसभा के, तो उसी समय क्या होता है? नेपाल और भूटान भी बिम्स्टेक का सदस्य बन जाता है। कौन कौन से? नेपाल, भूटान। ध्यान रखो, भारत का ये जो हिस्सा है यहाँ पे और यहाँ पे, ये जो 2 छोटे छोटे हैं ना, ये एक साथ सदस्य बनते हैं। ध्यान रखो, बांग्लादेश और भूटान, BB। तो अब इसका नाम पूरा पड़ जाता है बिम्स्टेक। अब इसमें कोई, जैसे पहले शुरुआत में क्या था, इसमें B का मतलब हो गया बांग्लादेश, I का इंडिया, S का श्रीलंका। अब ऐसा कोई भी नाम नहीं रह गया। अब ये मल्टी सेक्टरल कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम हो गया। जैसे B से हो गया बे ऑफ बंगाल, I से इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम हो गया, ठीक है। आप समझ गए, बिम्स्टेक का नाम आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए यार। अब इसके टोटल मेंबर कितने हो गए? 7 हो गए। 7 कैसे हो गए? 4 स्टार्टिंग में थे, बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका और थाईलैंड। उसके बाद म्यांमार इसमें जुड़ गया, और फिर नेपाल और भूटान एक साथ जुड़ गए, ठीक है। 4 शुरुआत में स्टार्टिंग मेंबर थे, 3 इसके बाद में जुड़ गए, जिसे बोलते हैं MNB कंट्रीज, मतलब म्यांमार, नेपाल, भूटान कंट्रीज, ठीक है। अब इसके ध्यान रखना, ये तो इसका पूरा मतलब कैसे ये बना था, क्या इसका स्ट्रक्चर था बनने का, वो हमने देख लिया। अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं। तो देखो, जो अक्रॉस द रीजन, मतलब पूरे क्षेत्र में क्या करना है, इस गठबंधन को आर्थिक सहयोग पर बल देना। आर्थिक सहयोग मतलब कि ट्रेड को एफिशिएंसी लेवल पर लाना है, अच्छी एफिशिएंसी आए ट्रेड से, आपसी व्यापार बहुत अच्छे से हो, मतलब जो बाधाएं नहीं होती हैं आपसी संबंधों में, चाहे वो सीमा विवाद हो गया, उनको कम करके ट्रेड पर ज़्यादा फोकस हो। उसके बाद सोशल प्रोग्रेस हो, मतलब कि चाहे टूरिज्म बढ़े, चाहे वो कल्चर एक्टिविटीज़ आपस में बढ़े। जैसे बौद्धिज्म इंडिया में भी काफ़ी एक्टिव है, और थाईलैंड और श्रीलंका में आप जानते ही हो। उसके बाद है कोलैबोरेशन इन साइंस, टेक और डेवलपमेंट, मतलब कि विज्ञान के, तकनीक के और विकास के क्षेत्र में सहयोग की भावना को बल मिले, सब लोग आपस में सहयोग की भावना से आगे बढ़े। देखो, आप सब जानते होंगे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में उग्रवाद मतलब भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग का काम है। मणिपुर में आप देख ही पा रहे होगे क्या स्थिति है, और म्यांमार में इस समय देखिए सरकार उठापटक चलती रहती है, तख्ता पलट हुआ ही है। तो भारत के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हो जाती है नॉर्थ ईस्ट में। तो अगर डेवलपमेंट पे फोकस होगा इन सब कंट्रीज़ का, नेपाल वगैरह का, म्यांमार का, तो फिर इस तरीके के मतलब जो अपराध हैं वो रुकेंगे। तो साइंस, टेक और डेवलपमेंट में क्या हो, कोलैबोरेशन हो सारे देशों में, इसी को बढ़ावा देना। तो समझ गए आप, आर्थिक सहयोग, विज्ञान, तकनीक, विकास में बढ़ावा देना, यही हर मतलब कि
मैं आपको क्या बताऊं, ज़्यादातर आप जितने भी मैं आपको यहाँ पर जितने भी गठबंधन दिखाऊंगा, जितने भी मैं आपको कॉरपोरेशन वगैरह दिखाऊंगा, सब में यही होता है, आर्थिक सहयोग पर बल देना, विकास पर बल देना, विज्ञान पर बल देना और तकनीक पर बल देना, वही इसका भी उद्देश्य था। तो यहाँ पर हमने इसका जो कोर प्रिंसिपल है वो समझ लिए हैं। कोर प्रिंसिपल इसका क्या था? आर्थिक सहयोग पर बल देना, सामाजिक प्रोग्रेस बढ़ाना, कोलैबोरेशन किस में करना? साइंस में, टेक में और डेवलपमेंट में। ठीक है, ये बना कैसे था? 1997 में बना था। ध्यान रखना, शुरुआत में इसका नाम BIST था, यानी कि बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका थाईलैंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, बाद में इसमें 3 देश सम्मिलित होते हैं, म्यांमार, नेपाल, भूटान। ठीक है, तो ध्यान रखना ये होते हैं 2004 में। तो ये हमने पूरा एक समझ लिया। अब समझते हैं इसके सिग्निफिकेंस को इंडिया के नज़रिए से, कि देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें को जो 5-6 पॉइंट है उनको देख लेते हैं। और ये आपने लिख दिए तो भाई साहब टीचर आपको 2-3 नंबर देने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। सबसे पहला है स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्या है इसकी बिम्स्टेक की। तो देखो ये ब्रिज का काम करता है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का क्या मतलब हुआ? तो साउथ एशिया में देखो आप जानते हो इंडिया आता है, बांग्लादेश आता है, नेपाल आता है, श्रीलंका आता है। तो इन देशों के थ्रू थाईलैंड जैसे देशों में ब्रिज का काम करता है, क्योंकि थाईलैंड कहाँ आएगा? साउथ ईस्ट एशिया का भाग है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इंडिया नॉर्थ ईस्ट के थ्रू अपने नेबरहुड या एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू म्यांमार को सपोर्ट करता है, भूटान को सपोर्ट करता है, तो उसके थ्रू स्थिरता और शांति कायम हो सकेगी नॉर्थ ईस्ट रीजन में। खासकर आप मणिपुर में देख पा रहे हो कि कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। अगर भारत बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल और भूटान के थ्रू अगर ऐसे चीज़ों को कंट्रोल करता है, अपनी नेबरहुड पॉलिसी को बहुत अच्छे से अगर अप्लाई करता है, तो इसमें एक बहुत अच्छा शांति कायम हो सकेगी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में। दूसरा है इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो देखो भाई, फैसिलिटेट रीजनल ट्रेड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो रीजन में ट्रेड है उसे बढ़ावा देना, उसे प्रोत्साहित करना। मतलब अगर कोई ट्रेड तो देखो हमेशा से होता है, अब उस ट्रेड को कैसे ऐसा करें कि उसमें सब देशों का फायदा हो और उस ट्रेड को कैसे बढ़ाएं, उसे बोलते हैं फैसिलिटेट रीजनल ट्रेड। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया के शेयर मार्केट में या इंडिया की कंपनीज में अगर थाईलैंड वगैरह की कंपनी इन्वेस्टमेंट करेंगी तो सीधी सी बात है इंडिया को बहुत फायदा होगा। अगला है वैल्यू चेन डेवलपमेंट। तो देखो ये एक टर्म है वैल्यू चेन डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है जैसे एक कोई प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट जब बनता है और वो जिस उपभोक्ता को मिलेगा, तो इसके बीच में एक जो लॉजिस्टिक पूरा ये काम होगा, मतलब एक काम पूरा ये हो रहा है लॉजिस्टिक, तो इस पूरे काम को एक बहुत ही अच्छे ढंग से करना ताकि एक बहुत ही जल्दी कोई प्रोडक्ट बन के किसी उपभोक्ता को मिल सके, तो इसे बोलते हैं वैल्यू चेन डेवलपमेंट। मतलब इसे वैल्यू चेन को और डेवलप करा जाए। ठीक है, और ये ध्यान रखना, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी तक जो बिम्स्टेक कंट्रीज हैं इनमें FTA साइन नहीं हुआ है। वैसे 2004 में FTA की शुरुआत तो हो चुकी थी, मतलब बातचीत शुरू हो गई थी और एक एग्रीमेंट भी हुआ था स्टार्टिंग में, लेकिन अभी तक ये मतलब 2025 आ गई है यार, मतलब 21 साल हो गए अभी तक FTA साइन नहीं हुआ है। ये एक निराशा झलकाता है। चैलेंजिंग अभी पढ़ेंगे तो उसमें मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। अभी अगला देख लेते हैं, जो सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन है उसको देखते हैं अब हम। तो देखो बिम्स्टेक DM एक्सरसाइज करता है, यानी कि इसका मतलब होता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज। और देखो ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आप सबको पता होगा जैसे ही बारिश का मौसम आता है, मानसून सीजन आता है, भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में ब्रह्मपुत्रा में बाढ़ आती है। अभी भी आपने देखा होगा, हर साल की बात है, आप चाहे द हिंदू उठा के पढ़ लो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस उठा के पढ़ लो, भर भर के लिखा होता है उसमें कि भाई साहब आप बाढ़ आ गई, तब बाढ़ आ गई, हर बार लिखा होता है। तो भारत अगर ये एक्सरसाइज अच्छे से करेगा तो बांग्लादेश हो गया आपका, चाहे वो आपका भूटान हो गया, क्योंकि कई नदी भूटान के थ्रू भी निकलती हैं जो ब्रह्मपुत्र में आके मिलती हैं, ठीक है ना, और म्यांमार के थ्रू डिजास्टर मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा भारत अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जो उसकी मतलब आगे जाके उसकी ग्रोथ को बढ़ावा देगा इंडिया की। अगला क्या है, इसके देखते हैं आप एनर्जी और क्लाइमेट कॉर्पोरेशन को, मतलब कि ऊर्जा और पर्यावरण से संबंधित जो भी चीज़ें उसको देखते हैं। तो देखो बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर कहाँ पर है, ये भी ध्यान रखना भाई साहब, ये बेंगलोर में स्थापित हुआ है। कहाँ पर हुआ है? बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर बेंगलोर में स्थापित हुआ है, कभी भी पूछ लेगा यूपीएससी। अब इसका काम क्या है, ये एनर्जी ग्रिड प्लानिंग करता है, ठीक है, एनर्जी ग्रिड प्लानिंग। और क्या है, ये ज्वाइंट क्लाइमेट एफर्ट लगाता है। ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर बेंगलोर में खुला हुआ है, ठीक है, इसको एक वेरीफाई और करना है इसको। अगला पॉइंट है नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी, जो इंडिया की सबसे मतलब इंडिया अगर म्यांमार में अगर थाईलैंड में इंटरेस्ट दे रहा है तो क्यों दे रहा है भैया, नॉर्थ ईस्ट की वजह से दे रहा है अपने। तो देखो इंडिया डेवलप सितवे पोर्ट, ये ध्यान रखना,
इंडिया म्यांमार में सितवे पोर्ट को डेवलप कर रहा है, जिसके थ्रू क्या हो कि इंडिया के बांग्लादेश के पोर्ट पर डिपेंडेंसी कम हो, सबसे पहली चीज़ है। इसके बाद क्या है, BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हुआ है इन कंट्रीज में, जिसमें BBI का मतलब बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल के बीच एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हुआ है। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी के लिए। इसके साथ में एक IMT हाईवे भी है। IMT का मतलब क्या होगा, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे बनना है, जिसके थ्रू क्या होगा, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस पर निर्भरता कम होगी, जिसको चाइना और यहाँ तक कि अब बांग्लादेश भी पैदा हो चुका है जो ये बोल रहा है कि भैया सिलीगुड़ी कॉरिडोर से काट दो इंडिया को, नॉर्थ ईस्ट रीजन को अलग कर दो। तो इंडिया इस पर पहले से काम कर रहा है यार। IMT इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे को पहले से ही क्लियर कर लेगा, तो क्या होगा कि हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे निर्भरता कम होगी और हम बांग्लादेश को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे कि वो चाइना के साथ ना मिल पाए। अगला पॉइंट है जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंडिया का बढ़ाना। देखो पीयूष गोयल साहब ने अभी कुछ दिनों हाल ही में पहले कहा था कि जो ये कुछ कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड, कंबोडिया वगैरह भी है, वियतनाम वगैरह हैं, ये बांग्लादेश वो चाइना की B टीम के थ्रू काम करती हैं। तो इसमें चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा खासा है, ये हम सब जानते हैं। तो इसमें अगर इंडिया यहाँ पर एक बड़े भाई होने के नाते अगर अपनी अप्रोच को और आगे बढ़ाएगा तो इंडिया का इंडो पैसिफिक रीजन में एक इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, जिससे जियोपॉलिटिकल इंडिया को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। समझ पा रहे हो आप? तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हो कि ये सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया बिम्स्टेक के लिए कौन कौन से स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस आप समझ गए क्या है भाई। ब्रिज है एक साउथ ईस्ट एशिया के बीच में, ठीक है। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए, नेबरहुड पॉलिसी के लिए बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस आप समझ गए कि भाई फैसले रीजनल ट्रेड को ये बढ़ावा देगा, ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगा, ये वैल्यू चेन को डेवलप करेगा। और ये ध्यान रखना इसमें FTA साइन नहीं हुआ है। अगला देखते हैं सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। तो आप सबको पता होगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज करता है बिम्स्टेक, तो उसके थ्रू भारत के नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं उसको बहुत अच्छे से बल मिल पाएगा और उनमें मतलब कि बाढ़ वगैरह के हालात, फ्लड के ज़्यादा हालात नहीं बनेंगे। उसके बाद अगला सेक्टर है जिसमें बिम्स्टेक और मतलब आपसी सहयोग करते हैं देश, तो वो है एनर्जी और क्लाइमेट। इसमें क्या है, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर कहाँ है, बेंगलोर में है। इसका काम क्या है, ये एनर्जी ग्रिड प्लानिंग करता है और क्लाइमेट एफर्ट्स लगाता है, ध्यान रखना। अगला क्या है, नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी के लिए बिम्स्टेक बहुत जरूरी है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया म्यांमार में सितवे पोर्ट को डेवलप कर रहा है एंड इसी के साथ में उसने बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया और नेपाल के बीच मोटर व्हीकल एग्रीमेंट भी कर चुका है। इसके साथ में IMT हाईवे बना चुका है, यानी कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे भी बनना है, जिससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे निर्भरता कम होगी। उसके बाद इंडिया का जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए इंडिया को इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी और ज़्यादा पहुंच बढ़ानी होगी, वो बिम्स्टेक कंट्रीज के थ्रू, चाहे वो थाईलैंड हो गया, चाहे वो म्यांमार हो गया, चाहे वो श्रीलंका हो गया, इनके थ्रू इंडिया को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये आप सिग्निफिकेंस समझ पाए इंडिया के लिए। अब हम देख लेते हैं इसकी सार्क से तुलना कि किस तरीके से सार्क और बिम्स्टेक में अंतर है। तो देखो सार्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही, सार्क की प्रॉब्लम रही कि वहाँ पर देखो पाकिस्तान के थ्रू वो क्या करता है, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को वो बढ़ावा देता है। ये आप सबको ही पता होगा कि वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, चाहे वो अभी हाल में आपने देखा होगा पहलगाम अटैक हुआ, उससे पहले भी 2019 में भी वो अटैक करवा चुका है। तो यार इसके थ्रू कैसे प्रोग्रेस हो सकती है, प्रोग्रेस नहीं हो सकती। पाक स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, ये लाइन ध्यान रखना। उसके बाद क्या है, लिमिटेड प्रोग्रेस हुई। लिमिटेड प्रोग्रेस कैसे हुई कि लास्ट मीटिंग 2014 में हुई है, ठीक है ना। 2025 आ गया यार, 11 साल हो गया। अब बताओ प्रोग्रेस कैसे होगी। एक तरफ तुम आतंकवाद को बढ़ावा दोगे, दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि भाई प्रोग्रेस, हाँ युद्ध में प्रोग्रेस हुई है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जिसके थ्रू पाकिस्तान को अच्छे से समझाया गया। अगला है कि मिनिमम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन है। या सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन कैसे होगा, टेररिज्म कॉर्पोरेशन हो गया एक तरीके से। चाहे वो देखो नेपाल चाइना से मिल रहा है, चाहे वो पाकिस्तान चाइना से मिल रहा है। जो अगला पॉइंट है चाइना इन्फ्लुएंस, ठीक है ना, ये हमेशा चाइना के इन्फ्लुएंस में ही रहते हैं और इंडिया के विपरीत, कि इंडिया इन पर एक मतलब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे दिखाते हैं, जबकि उल्टा क्या है, चाइना ही इन्हें कंट्रोल करता है। तो आप इसके मतलब सार्क की नेगेटिविटी और बिम्स्टेक की पॉजिटिविटी लिख दोगे तो आप इन दोनों में तुलना कर पाओगे। क्या है सार्क की नेगेटिविटी कि यहाँ पर स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, यहाँ पर लिमिटेड प्रोग्रेस हुई क्योंकि 2014 में अंतिम इसका जो मीटिंग हुई थी वो ही थी, और यहाँ पे सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के नाम पर कुछ भी नहीं है, और चाइना इन्फ्लुएंस यहाँ पर दबा के है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि देखो चाहे वो अफगानिस्तान हो, ठीक है ना, उसमें आप देख पा रहे होगे तालिबान आ चुका है। पाकिस्तान में टेररिज्म अपने आप से ही है पाकिस्तान में, ठीक है ना। नेपाल जो है वो चाइना के पास रहता है। तो जब ये 3-4 देश ही मतलब भारत के विपरीत है तो कैसे कॉर्पोरेशन हो पाएगा, कॉर्पोरेशन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में। तो देखो सबसे पहले तो यार BBIN वहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है। BBIN मतलब
बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हुआ है। उसके बाद क्या है, IMT हाईवे का निर्माण हो रहा है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे बनना है, जिसके थ्रू क्या होगा, इंडिया की प्रोग्रेस बहुत अच्छी होगी और उन देशों की भी होगी इंडिया के में। उसके बाद क्या है, FTA पर अभी फ्रेमवर्क बनना है, मतलब बना नहीं है, लेकिन कुल मिला के इसके मुकाबले देखो ना यार, FTA साइन होने की बातें हो रही हैं, कितनी बड़ी बात है यार। अगर हम इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के थ्रू देखें तो इसमें क्या इंडिया मेन भूमिका निभा रहा है, किसके थ्रू आपको पता होगा, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर बेंगलोर में खुल रहा है, तो उसके थ्रू क्या है इंडिया मेन भूमिका निभा रहा है बिम्स्टेक में। उसके बाद क्या है, सिक्योरिटी और मैरीटाइम कॉर्पोरेशन, अब बे ऑफ बंगाल है तो फिर आप मैरीटाइम कॉर्पोरेशन को तो बढ़ावा दिया ही जाएगा, एंड सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि देखो बे ऑफ बंगाल में आप जानते हो कि अरब सागर के मुकाबले ज़्यादा चक्रवात आते हैं, तो यहाँ पर यार डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ी एक चैलेंज सारे देशों के सामने हो जाता है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो इंडिया हो, तो ये एक इस पर भी काम कर रहे हैं सारे देश मिलके। इस वक्त क्या है, इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट ग्रोथ है उसके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंडिया सितवे पोर्ट डेवलप कर रहा है म्यांमार में, क्योंकि सारी डिपेंडेंसी जो बांग्लादेश में है नॉर्थ ईस्ट रीजन के थ्रू, ठीक है ना, वो डिपेंडेंसी कम हो, क्योंकि अभी आपको हाल ही में ध्यान होगा जो बांग्लादेश के इस समय मतलब सब कंट्रोल कर रहा है इंसान जो, वो उसने ये बोला कि यार इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसके हम ही मतलब वो हैं कंट्रोलर, उसने बोला था, मैं यहाँ पर लगा भी दूंगा आपके लिए स्क्रीन पर, उसने ये बोला था। तो अगर सितवे पोर्ट डेवलप हो जाता है तो चाइना जैसा बच्चा, वो बांग्लादेश जैसा बच्चा चाइना के इन्फ्लुएंस में आके हमसे कुछ बोल ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर आप समझ पाए सार्क की नेगेटिविटी और बिम्स्टेक की पॉजिटिविटी को मिला दोगे तो दोनों की एक आलोचनात्मक क्रिटिकली एनालाइज कर सकोगे दोनों की तुलना को, ठीक है। ये तो सारी बात हो गई बिम्स्टेक की, किस तरीके से बिम्स्टेक ग्रो कर रहा है। अब देख लेते हैं बिम्स्टेक के भी सामने क्या चैलेंजेस हैं। कुछ चैलेंजेस को देखना बहुत जरूरी होता है और वो हर मतलब गठबंधन के सामने होते हैं, तो बिना किसी देरी के उसे भी देखते हैं। सबसे पहला है कि देखिए लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग परमानेंट सेक्रेटरीट, मतलब कि एक स्थिर एक मजबूत सचिवालय की कमी दिखाई देती है, मतलब कहीं है ही नहीं यार बिम्स्टेक का। कितनी बड़ी बात है ये, दिल्ली में हो जाता है यार, नेपाल में हो जाता, कहीं भी हो जाता, म्यांमार में हो जाता, म्यांमार में तो नहीं होना चाहिए भाई। उसके बाद क्या है, स्लो प्रोग्रेस है इकोनॉमिक अगर फ्रेमवर्क में देखें, जैसे कि देखो यार करीबन 2004 में पहले बार एग्रीमेंट पर बात हुई थी FTA पे, और 2025 आ गया, 21 साल हो गए, अभी तक FTA साइन नहीं हुआ है। दूसरा क्या है, BBIN में क्या है, जो भूटान है उसने अपने इन्वायरमेंट, अपने क्लाइमेट को देखते हुए अभी तक BBIN पे पूरी तरीके से हस्ताक्षर और अनुमति नहीं दी है, बाकी देशों ने दे दी है। तो एक तरीके से मतलब कि इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन में अच्छा मतलब कि स्लो प्रोग्रेस हो रही है, बहुत तेज नहीं हो पा रही है। अगला पॉइंट है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, जैसे कि आपको पता ही होगा म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है, श्रीलंका में भी तख्ता पलट हो चुका है। जब ऐसे तख्ता पलट होता रहेगा यार आसपास के देशों में, तो इंडिया किस तरीके से ग्रो कर पाएगा इन देशों के साथ मिलकर। इंडिया की भी ग्रोथ में ये रुकावट साबित होंगे ये देश, ठीक है ना। उसके बाद अगला पॉइंट है अनइक्वल मेंबर कमिटमेंट। इसका मतलब हुआ कि देखो कुछ देश हैं उसके लिए आसियान, समझ पा रहे हो आप, जो आसियान ग्रुप है वो उनके लिए इम्पोर्टेंस है बिम्स्टेक से ज़्यादा, कुछ के लिए सार्क है, आप समझ पा रहे हो, तो कुछ के लिए बिम्स्टेक है। मतलब हर किसी के लिए अलग उद्देश्य से वो हर किसी को अलग प्राथमिकता दे रहा है, मतलब बिम्स्टेक सबके लिए एक प्राथमिकता नहीं है, तो जिसको बोलेंगे अनइक्वल मेंबर कमिटमेंट। तो ये 4 पॉइंट है, ये ध्यान रखना, ये चैलेंजेस हैं। सबसे पहला लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग परमानेंट सेक्रेटरीट, दूसरा है स्लो प्रोग्रेस, जैसे कि FTA के थ्रू हो गया, 21 साल हो गए अभी तक साइन नहीं हुआ है, BBIN के थ्रू हो गया, ठीक है ना, जिसमें भूटान ने अभी तक सहमति नहीं दी है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, चाहे वो आप श्रीलंका में ले लो, चाहे वो म्यांमार में ले लो, बहुत बुरी तरीके से हुई थी, जिसका पूरा असर भारत के व्यापार और ट्रेड पर भी पड़ा है। इसके बाद क्या है, अनइक्वल कमिटमेंट है मेंबरों के, मतलब कोई आसियान को प्रायिकता देता है, प्राथमिकता देता है, कोई देता है सार्क को, तो कोई देता है बिम्स्टेक को, एक को क्लियर होके नहीं दे पा रहे हैं, जो बिम्स्टेक के लिए एक रुकावट साबित हो रही है। तो यहाँ पर आप सारे पॉइंटों को देख पाए होगे, मैंने कहाँ से बिम्स्टेक शुरू हुआ, बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू 1997 में, उसके थ्रू से लेकर उसके बिम्स्टेक के चैलेंजेस तक हमने सब कुछ को देखा है। चाहे वो सार्क से इसकी आप तुलना देख लो, चाहे वो आप इंडिया के लिए इसकी सिग्निफिकेंस देख लो, हर किसी को हमने अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करा है, और एक मेंस का आंसर बहुत अच्छे से आप इस पर लिख पाओगे। यहाँ तक कि प्री में भी अगर कोई फैक्ट पूछता है तो वो फैक्ट आपको पता होगा, चाहे वो म्यांमार का सितवे पोर्ट ले लो, इंडिया डेवलप कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरी पसंद आई होगी, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन सीरीज है जिसकी क्लास दूसरी है ये। इससे पहले मैंने सार्क की वीडियो बनाई है, एंड नेक्स्ट में अगली वीडियो बनाऊंगा। तो बिना किसी देरी के अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ लाइक करो, एक अच्छा सा कमेंट करो, और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।